नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 9 तप्पे की भीषण गर्मी में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का मुख्यालय, यहाँ कार्य समिति की बैठक लेने डी पुरेंदेश्वरी आई थी। 2 दिनों तक चिंतन और मंथन चलता रहा। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के अलावा कोर कमेटी की निर्णायक बैठक भी हुई। अंदर की कुछ बातें हुई कि आगे की दशा और दिशा कैसे होगी। 9 तप्पे के बाद पंचक की भीषण गर्मी शुरू हुई। इसी दौरान कांग्रेस का भी 9 चिंतन शिविर हुआ। यहाँ भी 2 दिनों का शिविर था। भाजपा का भी 2 दिनों का चिंतन मंथन था। आगे की रणनीति तय यहीं से होनी है। जो बातें निकल कर सामने आई उस पर मैं आज सिलसिलेवार ढंग से विश्लेषण करूंगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी की अंदर की कुछ बातें जो वहां तय की गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय रणनीतिकार जो नीतियां बनाकर छत्तीसगढ़ भेज रहे हैं, वहाँ संगठन में काबिज लोग उसे उस तरह से लागू नहीं होने देना चाहते या लागू नहीं करवा रहे हैं। इस पर केंद्र बहुत चिंतित है। 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बनाने की बात पहले से सामने रखी गई थी, लेकिन इस पर अभी अमली जामा पहनाने की लगभग तैयारी हो चुकी है। 52% ओबीसी वर्ग को साधने के लिए मांगे उठती रही कि ओबीसी वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष दिया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ निर्माण के साथ ही सबसे पहला अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से ताराचंद साहू के रूप में दिया था और इस नीति को हालांकि आगे कायम नहीं रखा जा सका, लेकिन 2018 से पहले और 2018 तक धर्मलाल कौशिक ओबीसी वर्ग से नेतृत्व करते रहे। हालांकि उनके नेतृत्व में करारी पराजय हुई और उस पराजय के बावजूद धर्मलाल कौशिक को जिस तरह से सहेज कर रखा गया, उससे भी यह संदेश देने की कोशिश हुई कि ओबीसी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा दिल है। दरअसल ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स आगे भी बहुत कुछ संदेश देती है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बनाए और अब ओबीसी की मांग उठ रही है। ओबीसी ही क्यों, बल्कि अनुसूचित जाति वर्ग से भी यह मांग उठती रही है। 11% आबादी है अनुसूचित जाति की और यहाँ अभी तक एक भी बार मौका नहीं दिया गया है। हालांकि सारी चीज़ों को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने जो कोर कमेटी में बातें रखी, वहाँ डी पुरेंदेश्वरी का फार्मूला आगे के लिए अगर लागू हो गया तब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति बहुत अच्छी होगी। हालांकि अभी भी आरोप लग रहे हैं कि पुराने वाले संगठन के मंत्री जो पंजाब भेज दिए गए हैं, मौजूदा समय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं सौदान सिंह, ये अभी भी रिमोट से यहाँ के लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं। सौदान सिंह का क्या इंटरेस्ट है इसमें, यह भी एक समझने वाली बात होगी। जो नेगेटिव न्यूज़ की बातें भी आती है कि संगठन की अंदर की बातें किस तरह से यहाँ प्लान करवाई जा रही है, उसमें भी सौदान सिंह और उनके समर्थकों का नाम सामने आ रहा है। हालांकि संगठन मंत्री जो पूर्णकालिक होते हैं और वो त्याग तपस्या की बातें करते हैं, उनसे ऐसी उम्मीदें तो कम होती है, लेकिन अब तथ्य भी सामने आ गए और कुछ प्रमाण भी हाथ लगे हैं। बीते कुछ समय से चुनाव समिति बनाने की जो सुगबुगाहट थी, उसे अब अमली जामा देने की तैयारी हो गई है। यहाँ बृजमोहन अग्रवाल को एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात सामने आई है। प्रचार से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित उनको एक बड़ी जवाबदारी दी जा रही है और ओबीसी वर्ग के लिए भी चेहरे पहचाने जा रहे हैं। विजय बघेल, अरुण साव के अलावा कुछ और नाम भी हैं, उन पर चिंतन हो रहा है। ओपी चौधरी, इन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे कुछ बड़ा सोच रही है। इनके चेहरे और छवि को भी अब इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। 2018 में रायपुर के कलेक्टर रहते हुए अभाव से पल बढ़कर आईएएस बने और आईएएस के बाद लगातार कलेक्टर रहते हुए उन्होंने जो एक अपनी छवि बनाई, उस दौरान ऐसे समय में उन्होंने इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। बावजूद इसके लगातार सक्रिय रहे, जनता के बीच में रहे, सोशल मीडिया में रहे और तो और प्रतियोगिता परीक्षाओं में और नए छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी महती भूमिका दी। लगातार वे एकेडमी से अभी भी जुड़े हुए हैं। उनके दिए हुए संबोधन और मोटिवेशन लोगों को बहुत काम करते हैं। वे ट्रिक देते हैं और आगे की राह कैसे तय करनी है वो युवाओं को
प्रेरित करते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। उनकी फेसबुक में जो पोस्ट सामने आती है वो जाहिर करती है कि वे लगातार सक्रिय हैं। मामला आंदोलन का हो चाहे खेती किसानी से जुड़ा हो, कहीं पे भी ओपी चौधरी को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वे अपनी चुनाव के हार से या अपने कलेक्टर के पद से इस्तीफा देने के बाद मन महसूस के बैठ गए होंगे। उनकी यही छवि और निष्ठा आने वाले समय में उनके लिए कारगर साबित होने जा रही है। मौजूदा समय में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सह प्रभारी हैं। संगठन का अनुभव भी उन्होंने लिया। अब भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया है कि युवाओं को साधने के लिए ओपी चौधरी को किस तरह से आगे किया जाए। भाजपा ने कार्य विस्तार योजना के माध्यम से जो टारगेट दिए थे, शक्ति केंद्र और बूथ तक जाकर लोगों को जोड़ने की जो रणनीति तय की थी, उसे लेकर लगातार काम होता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो लक्ष्य अभी भी प्राप्त नहीं कर सकी जिसकी उन्हें जरूरत थी। कार्यकर्ता अभी भी निराश हैं। 3.5 साल हो गए चुनाव हारे, बावजूद इसके जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की निराशा दूर नहीं की जा सकी है। कारण साफ था, लगातार एक के बाद एक चुनाव हारना, निकायों के चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, हर स्तर पर, और तो और हाल में हुआ उपचुनाव भी जो भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत सकती थी, वहाँ खैरागढ़ का चुनाव महज इसलिए हार गई क्योंकि ये कारण जो सामने बताया गया है कि वहाँ पुराने चेहरे ही काम कर रहे थे। हम जब भी भाजपा से संबंधित छत्तीसगढ़ की कोई न्यूज़ बनाते हैं या लिखते हैं, तब कमेंट बॉक्स पे जाकर आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह से लोग अपनी बातें रखते हैं और नए चेहरे की बात कर रहे हैं। पिछले साल दिवाली के पहले हुए बस्तर के चिंतन शिविर में ये तय किया गया था कि आगे नए लोगों को मौका देना है, लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी से जमीनी स्तर पर जुड़े अब लोग ये प्रश्न उठाने लगे हैं कि नए चेहरे को कब मौका दिया जाएगा। दरअसल ये नए चेहरे वाला फार्मूला कांग्रेस ने भाजपा को दिया है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से स्थानीय लोगों को महत्व देने की बातें रखी, एक के बाद एक अपनी रणनीति को अमल में लाने के लिए उन्होंने कई जतन किए। उसी की परिणति है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीति बदलनी पड़ रही है, लेकिन अब लगातार समय बीतता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अभी तक, जब चुनाव को बहुत कम समय रह गया है, उस नीति पर काम नहीं कर सकी। यही कारण है कि आने वाले चंद दिनों में नया कार्यकारी अध्यक्ष देखने को मिलेगा। विष्णुदेव साय वैसे भी 2 साल प्रदेश अध्यक्ष अभी रह चुके हैं, जबकि इसके पहले भी वे 2 बार प्रदेश अध्यक्ष थे। डॉक्टर रमन सिंह के कहने पर और उनकी नीतियों पर काम करते हैं। ये सारे आरोप न केवल लगते रहे हैं बल्कि नजर भी आते हैं। डॉक्टर रमन सिंह इसे लेकर कभी भी मीडिया के सामने आकर सफाई देते नजर नहीं आए। वो भी समझते हैं अच्छे से कि जनता क्या सोच रही है और इससे संगठन को कितना भारी नुकसान हो रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जिन चेहरों पर अक्सर चर्चा होती है वो है विजय बघेल, और विजय बघेल के बारे में एक बात तो स्पष्ट है कि वे खुलकर मौजूदा सीएम भूपेश बघेल से अदावत करते रहे हैं। 2008 में उन्होंने पाटन में उन्हें विधानसभा चुनाव भी हराया, लेकिन विजय बघेल चूंकि संगठन की पृष्ठभूमि से नहीं जाने जाते हैं और विजय बघेल की जो छवि है वह तेज तर्रार होने के साथ साथ संगठन में लंबे समय तक काम करने वाले नेता के रूप में नहीं रही है। यही कुछ माइनस जाता है विजय बघेल के साथ। जबकि अरुण साव पर जब चिंतन होता है तो उन्हें कोर कमेटी में भी सदस्य बनाया गया और राष्ट्रीय कार्य समिति में भी विभिन्न जगह उन्हें जगह दी गई। लेकिन विजय बघेल को जो राजनीतिक अनुभव है, जिस शैली में वो राजनीति करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा रणनीति के साथ फिट बैठता है। इसी गुणा भाग में भारतीय जनता पार्टी लगी है कि कैसे चेहरे को सामने लाया जाए जिससे जनता में एक अच्छा इंप्रेशन भी जाए और साथ ही साथ जातिगत आधार पर लोगों को साधा जा सके। ओबीसी के अलावा अनुसूचित जाति वर्ग से भी लोगों को जोड़ने के लिए डी पुरंदेश्वरी ने जो लाइन तय की है उस पर काम शुरू हो गया है। हमारे पास जो पुष्ट जानकारी है वहाँ नए लोगों की सूची तैयार हो चुकी है और आने वाले दिनों की रणनीति पर भी काम चल रहा है। धर्मांतरण और हिंदुत्व जैसे मुद्दे पर मजबूती के साथ काम करने की ताकीद दी गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ बड़े मुद्दे मौजूदा
पदाधिकारी या संगठन के संचालन करता या तो जानबूझ के अनदेखा करते हैं या पशुपेश में है कि इसका परिणाम कहीं बुरा न हो जाए। जैसे बालोद जिले के जामड़ी पाटेश्वर धाम में 1 मई को जो वहां पशुवध किया गया और जिस तरह से वहां विवाद शुरू हुआ, उसके बाद 25 मई को वहां बंद का आयोजन हुआ। उसके बाद जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम बदले, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उस मुद्दे पर अपनी राय और नीति स्पष्ट नहीं की है। हालांकि जामड़ी पाटेश्वर धाम के संत बाबा राम बालक दास हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ हम कदम रहे हैं, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। वो हिंदुत्व के लिए मुखर होकर बोलते हैं। धर्मांतरण के विषयों पर लगातार उनके न केवल वक्तव्य आते हैं बल्कि वे बैठ के भी लेते रहते हैं। कवर्धा में जब भगवा ध्वज के अपमान का मुद्दा आया था, तब भी वो 6 दिसंबर को रैली में और सभा में शामिल थे। वे लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए परोक्ष रूप से मदद करते रहे हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़े हुए कभी नजर नहीं आई। शायद उनके रणनीतिकारों को ऐसा लग रहा होगा इससे एक आदिवासी वर्ग नाराज ना हो जाए। जिस तरह से सोहन पोटाई ने खुले मंच से बड़ी बड़ी बातें की और जो भारतीय जनता पार्टी के कभी सांसद रहे थे, सीधे उन्होंने इस मुद्दे को आदिवासियों की अस्मिता के साथ जोड़ दिया। वहाँ भारतीय जनता पार्टी पशुपेश में है, यह समझा सकने की स्थिति में नहीं थी कि किस तरह से वहाँ मिशनरियां हावी है और आदिवासियों के एक वर्ग को बहलाने फुसलाने में सफल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर धूप में चली हल्के पांव वाली नीति पर काम कर रही है। ऐसे ही हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो जंगलों की कटाई का मुद्दा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता तो कुछ बोलते हैं, लेकिन प्रादेशिक स्तर पर आम जनता का यह मुद्दा बन चुका है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुप चुप सी रह जाती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि अभी तक जनता के सामने वैसे निखर कर नहीं आई कि जहां कांग्रेस के विकल्प के रूप में 2023 में उसे देखा जाए, विपक्ष के रूप में मजबूती से अपनी बात को रख सके। जबकि सीएम भूपेश बघेल लगातार हमलावर रहे हैं। वे डी पुनेदेश्वरी के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी चुटकियां लेने से पीछे नहीं हटते और हसदेव के मुद्दे पर भी उन्होंने अब खुलकर सारी बातें कह दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी मानो न बोलने की कसम खा ली हो। आप सीएम भूपेश बघेल के एक एक कर उन दोनों विचारों को सुनिएगा। आगे मैं कुछ और बातों से आपको जोड़ूंगा। हसदेव अरण्य क्षेत्र में जंगलों की कटाई के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या राय दी, एक एक शब्द पे आप गौर कीजिएगा। 8,000 पेड़ साहब कटेगा। हल्ला कितना है? 8 लाख पेड़। कब गिन लिए भैया? कब गिनती कर लिया 8 लाख पेड़ का? और खुदाई होना है, उस खदान चलेगा तो 30 साल तक ही चलना है। तो 30 साल के पहले वन पर्यावरण का नियम है कि आप पेड़ काटेंगे, उसके पहले पेड़ लगाना है आपको। तो उसके अगेंस्ट पेड़ लगा कि नहीं वो देख लें। यदि किसी किसान की जमीन जा रहा है तो उसको मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि 4 गुना मुआवजा प्रावधान वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि पेड़ उस जंगल से आश्रित लोग हैं तो उसकी व्यवस्था क्या है। इसमें लड़ाना छोड़ के वो कहते हैं कोयला नहीं चाहिए, तो सबसे पहले अपने घर में वो एसी और कूलर पंखा बंद करना चाहिए। जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तब तो उस लड़ाई असली लगेगी। तो अपने घर में बीवी बच्चों को बढ़िया एसी में रख रहे हैं और दूसरे कहते हैं आप अंधेरे में रहो, कैसे संभव? हम छत्तीसगढ़ के जंगलों या यहाँ के आदिवासियों के हितों में कहीं कोई समझौता नहीं करेंगे। जामड़ी पाटेश्वर धाम के संत बाबा राम बालक दास की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बंद के दौरान जिस तरह से संतों का अपमान हुआ, वहां कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब हो रही थी। यहां भी कांग्रेस बाजी मार गई और सरकार ने फौरन अमित बघेल की गिरफ्तारी करवाकर यह जाहिर करने की कोशिश की कि हम संतों के साथ हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भूमिका एक बार फिर फेल साबित हुई। यही कारण है कि सीएम भूपेश बघेल भाजपा पर चुटकी लेने से पीछे नहीं हटते। भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी को वो बेहतर समझ रहे हैं। उनका अपना नेटवर्क है, वो लगातार पैनी निगाह बनाए हुए हैं भाजपा के अंदर जो कुछ भी चल रहा है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पुरेंदेश्वरी और डॉक्टर रमन सिंह को लेकर क्या कुछ कहा था। पुरेंदेश्वरी जब आती हैं तो हंटर चलाती हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का औकात बता देती है। वो बैठकों में रमन सिंह नहीं बुलाते, बृजमोहन जी को नहीं बुलाते, धर्मलाल कौशिक जी को नहीं बुलाते। कितनी बड़ी बेइज्जती है। राष्ट्रीय उसके प्रभारी आए यहाँ के राष्ट्रीय नेता और इनको आमंत्रित भी न करे और वो बोलती है कि ये
कोई दावेदार नहीं है, तो वो छोटे मोटे दावेदार हो तो वो भी नहीं है। ये बात तो आज तक हम लोग नहीं बोल पाए। हम लोग तो रमन सिंह जी को 15 साल के हमारे मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, तो हम तो बड़ा ही नेता मानते हैं, लेकिन पुरंदेश्वरी जी उसके लगातार कद घटाने का काम करते, तो जितने बार आएंगे उनका इन नेताओं के कद घटाएंगे, तो हमको तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। विपक्ष का काम होता है कि बुलंदी के साथ जनता की आवाज बनकर खुद को प्रस्तुत करना। विपक्ष के चेहरे के रूप में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मानो सीएम भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल के 14वें मंत्री के रूप में काम कर रहे हो। हालांकि समय समय पर वो बोलते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो उन्हें पहले ही मिला हुआ है। यही कारण है कि अब लोग चुटकियां लेने लगे हैं कि विपक्ष कहाँ है। धर्मलाल कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और बुरी तरह पराजित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, यही कारण है कि लगातार उनकी भूमिका पर उंगलियां उठती रही है। इन सब पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कड़ी निगाहें बनाए हुए है और ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया है जो मौजूदा कांग्रेस सरकार के साथ बैकडोर से गलबैयां कर रहे हैं, फायदे ले रहे हैं और अवसर नहीं छोड़ रहे हैं अपने लाभ के लिए। वो चेहरे कौन हैं, उन्हें पहचानने और समझने के लिए कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। और इस जनमंच पे अगर आप अपनी राय देंगे, कमेंट बॉक्स पे जाके अपनी बातें रखेंगे, तो हमें और बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्न विषयों पर आपका अपना जनमंच राष्ट्रबोध लगातार आपके साथ बना रहेगा। नमस्कार।